Good morning, students. Today we will study about national integration through नई तालीम. नई तालीम के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण. This is a topic from Unit 5 of your subject नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग. ये आपके 5वें यूनिट का टॉपिक है और विषय का नाम है नई तालीम कौशल आधारित अधिगम. इस वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण में नई तालीम का क्या रोल है या उस नई तालीम से इस टॉपिक में इस शब्द नई तालीम का मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग से है, यानी कि अनुभवजन्य शिक्षा. और अनुभवजन्य शिक्षा कब होती है? जब हम किसी कार्य को खुद करते हैं. तो यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब नई तालीम के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण, हमको ये देखना है कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हाउ थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग वी ब्रिंग अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन और द रोल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन नेशनल इंटीग्रेशन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, द मीनिंग. The phrase national integration was used by Pandit Nehru in 1961. राष्ट्रीय एकीकरण वाक्यांश का उपयोग सबसे पहले पंडित नेहरू द्वारा 1961 में किया गया और इसका शाब्दिक रूप से एकीकरण का अर्थ है विभिन्न भागों से संपूर्ण बनाना. यह पूर्णता व संपूर्णता का पर्याय है. The process of integration is the process of bringing culturally and socially discrete groups together into a single unit and inculcation of a sense of loyalty, belongingness and identity to that unit. मतलब एकीकरण की प्रक्रिया सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समूहों को एक ही क्षेत्रीय इकाई में लाने और इस इकाई के प्रति निष्ठा, अपनेपन और पहचान की भावना का समावेश करने की प्रक्रिया है. मतलब आपको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जब आप एक समूह में जुड़ जाते हैं तो आप में उस पर्टिकुलर ग्रुप या उस पर्टिकुलर यूनिट की तरफ आपका एक अपनापन हो जाता है. आप अपने आप को उस समूह के साथ पहचाने जाने में अच्छा महसूस करते हैं. आप उस समूह के साथ समावेशित हो जाते हैं. The word integrity was added in the preamble from 1976. अखंडता शब्द को 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया. परिभाषा. According to National Integration Committee, national integration is a psychological and educational process involving the development of a feeling of unity, solidarity and cohesion in the hearts of the people, a sense of common citizenship and a feeling of loyalty of the nation. राष्ट्रीय एकता समिति के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों के दिलों में एकता, एकजुटता, सामंजस्य, आम नागरिकता और राष्ट्र की वफादारी की भावना का विकास होता है. ठीक है, आप में ये सारे गुण विकसित होते हैं जब आप मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक रूप से जुड़ने का एक दूसरे से प्रयास करते हैं. क्यों हमें ज़रूरत है राष्ट्रीय एकीकरण की? What is the need for national integration? To strengthen our nation. अपने राष्ट्र को जोड़ने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मूल्यों को की रक्षा करने के लिए, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतभेद हैं, उनको रोकने के लिए, जो
सामाजिक अत्याचार हैं उनको हटाने के लिए, और जेनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और बढ़त की ओर जाने के लिए, अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए, और जो बाहरी जो हमारे देश पर जो आक्रमण होते हैं उससे अपने देश को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम foreign aggression. So overall we study what to protect our country. It is very much needed to be united, to be in group, to respect each other, to respect each other's differences, and to respect each other's cultural and financial or social differences as well. हमको अगर एकीकृत रहने से हमारे देश को बहुत सारे खतरों से हम बचा सकते हैं। हम एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, असमानताएं हैं या विविधताएं हैं, अगर हम उसका सम्मान करेंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे, जुड़ के रहेंगे, तो हमारे देश पर किसी भी टाइप का खतरे से हम अपने देश को बचा सकते हैं, चाहे वो सामाजिक खतरा हो, चाहे आर्थिक हो, या फिर किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा या किसी बाहरी देश के द्वारा हो। हम किसी भी टाइप के खतरे से, डेंजर से हम अपने देश को बचा पाएंगे अगर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकीकृत हैं, एकता के साथ रहते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इस टॉपिक का मतलब है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा हम नेशनल इंटीग्रेशन कैसे ला सकते हैं, है ना। अनुभवजन्य शिक्षा या अधिगम के द्वारा या उसका राष्ट्रीय एकीकरण में क्या महत्व है वो हमको देखना है। और अनुभवजन्य शिक्षा मतलब करके सीखना, मतलब आपको खुद करना है और अनुभव प्राप्त करने हैं और उन अनुभवों से आपको सीखना है। तो ये जब आप कोई कार्य करते हैं तो आप क्या क्या सीखते हैं, और जब इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य शिक्षा को या अधिगम को हम पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में एक वो एकीकरण की भावना आएगी। क्योंकि जब आप कोई कार्य करते हैं तो आप अकेले भी कुछ कार्य करते हैं, कुछ कार्य समूह में भी करते हैं। तो अगर इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाता है तो छात्रों में शुरू से ही, है ना, बहुत छोटी उम्र से ही ये वाली भावना हम जागृत, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना हम जागृत कर सकते हैं। तो इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवजन्य शिक्षा को हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा या क्या लाभ होगा या छात्रों को क्या लाभ होगा, वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। It gives space for learning from social and economic realities of school children. ये हमको सीखने में मदद करता है। वास्तविक सामाजिक और आर्थिक जो भी चीज़ें हैं, वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक रियलिटीज़ हैं, वास्तविकता हैं, उनको सीखने में हमको मदद करता है। मेक्स मीनिंगफुल यूज़ ऑफ कंटेक्स्ट इन स्कूल लर्निंग, ये हमको शाला के सापेक्ष में अर्थपूर्ण अधिगम करने में मदद करता है। प्रमोट्स नेचुरल कॉन्शियसनेस एंड एन्जॉयमेंट ऑफ वर्किंग विद द हैंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स दे यूज़, ये हमको नेचुरल उसमें परिवेश में हमारी जिज्ञासा को और हमारे मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए हमें सीखने में मदद करता है, जहाँ पे हम अपने हाथों से काम करके अपनी जितनी भी जिज्ञासा है उसको शांत करते हैं। साथ में जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमको आनंद भी आता है। Helps in bridging the gap between the productive and the school groups of society. हम जितने भी उत्पादक और शाला के
समूह हैं जो कि समाज में रहते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको हटाने में मदद करता है। मतलब जैसे अगर स्कूल का कोई स्टूडेंट कोई चीज़ बनाता है और जो बाहर जो मार्केट में जो लोग चीज़ें बनाते हैं, अगर दोनों ही सेम चीज़, जैसे अगर आपको शाला में खिलौने बनाना सिखाया जा रहा है और बाहर किसी खिलौने बनाने वाले को आप जानते हैं जिसका बिजनेस है, जो व्यवसाय के रूप में इसको यूज़ करता है, उससे अपनी जीवन चलाता है, तो आप जब खिलौने बनाना सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस खिलौने बेचने वाले या बनाने वाले व्यक्ति के साथ आपकी थोड़ी सी सहानुभूति या समझ विकसित होती है। तो दिस इज इट हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड स्कूल्ड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। तो समाज में जो उत्पादक और जो शाला समूह के लोग हैं, बच्चे हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको समझने में आपकी मदद करता है। हेल्प्स इन एक्वायरिंग वेरियस कॉम्पिटेंसीज, कॉग्निटिव, सोशल एंड अफेक्टिव, विभिन्न दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करता है, जैसे संज्ञात्मक, सामाजिक और भावात्मक। ये जो दक्षताएं हैं, ये आपके जीवन में सबसे अहम रोल प्ले करती हैं। अगर ये 3 दक्षताएं आप में हैं, कॉम्पिटेंसीज इफ़ यू हैव of cognitive, social and affective, then you are going to sort out or can help yourself in any which way you want. First is cognitive competency, या जिसको हम संज्ञानात्मक दक्षता कहते हैं। तो the word cognition is defined as both mental processes of knowing, which include perception, reasoning and intuition, as well that the set of cognitive competencies मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें धारण, तर्क तथा अंतर्ज्ञान शामिल है। तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज यानी कि संज्ञानात्मक जो आपकी दक्षताएं हैं, इसको हम मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और परसेप्शन, रीजनिंग और इंट्यूशन इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको कि हम तर्क, धारणा, तर्क तथा अंतर्ज्ञान कहते हैं। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या आ सकता है? इसके अंतर्गत दक्षता कौशल के अंतर्गत संज्ञानात्मक दक्षता के अंतर्गत और क्या आ सकता है? प्लानिंग फॉर वर्क, आप किसी कार्य को कैसे उसका प्लानिंग करते हैं, उसकी कैसी योजना बनाते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं या अरेंज करते हैं ऑर्डरली, किस चीज़ को, किस कार्य को, किस गतिविधि को आपको पहले करना है, किसको बाद में करना है। ऐसे अगर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, आप अच्छे टूल्स और साधन के बीच में चुनाव करना सीख जाते हैं, उसका उपयोग सीख जाते हैं। आप में कौशल का विकास होता है, किसी कार्य को करने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है वो आप उसको समझते हैं या उस कौशल का विकास होता है आप में। और प्लानिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव, क्रिएटिव कम्स टू बी नोन और नॉलेज, किसी चीज़, नई चीज़ के बारे में, किसी नए इनोवेशन के बारे में आप जानते हैं, किसी नए आविष्कार के बारे में आप जान पाते हैं, और आपके जो जितने भी क्रिएटिव रचनात्मक पक्ष हैं, उन सब में आपका विकास होता है, उन सब में आपका ज्ञान बढ़ता है। नेक्स्ट इज सोशल कॉम्पिटेंसीज या सामाजिक दक्षता। इसमें आप क्या क्या गुण आप में आते हैं? सबसे पहले तो अगर सामाजिक दक्षता चाहिए तो आप में कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन की क्वालिटी या स्किल या कौशल, संप्रेषण कौशल, अंतरक्रिया करने का कौशल सबसे पहले आना चाहिए। अगर आप एक दूसरे से बातचीत
या कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इंटरैक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी है। अगर यही आप में अच्छा नहीं है तो आगे आपको बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसमें और क्या क्या गुण होते हैं सोशल कॉम्पिटेंसीज, मतलब सामाजिक दक्षता के अंतर्गत आप में और क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन, सहयोग, ताकि आप दूसरों के साथ समूह में कार्य कर सकें, उनके साथ उनकी चीज़ों को शेयर कर सकें, अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। लिसनिंग यानी सुनना, किसी की बात को पूरी तरीके से सुनना भी एक बहुत बड़ा दक्षता है, एक बहुत बड़ा स्किल है। फॉलोइंग डायरेक्शंस, किसी के निर्देशों को समझना और वैसे कार्य करना। फिर टेकिंग टर्न्स यानी कि अपनी पारी आने का विवेकपूर्ण तरीके से उसका वेट करना, उसका आने के लिए प्रतीक्षा करना। बीइंग ओपन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, सबके अलग अलग विचार हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना। क्लियरली कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स, दूसरों के साथ पूरे समझ के साथ संप्रेषण स्थापित करना, कम्युनिकेशन करना, ताकि जो सामने वाला बोला है वो ही आप समझें। एंड रिस्पेक्टिंग अदर कोवर्कर्स एज वेल, मतलब अपने जो साथी हैं, आपके समूह में जो दूसरे साथी हैं, उनके भी पक्षों को आप आदर सहित धारण करते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्टिव कॉम्पिटेंसीज, यानी कि भावात्मक दक्षता। इसके अंतर्गत आता है आपके जितने भी इमोशंस हैं, है ना, वो आपके काम में कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, आपके काम को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जितने ज़्यादा आपकी अफेक्टिव कॉम्पिटेंसी स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आपका चरित्र स्ट्रांग या कैरेक्टर स्ट्रांग माना जाता है। मतलब आप जितने ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, उतना ज़्यादा आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा और इसके कारण आप में अफेक्टिव कॉम्पिटेंसीज मिलेंगी, यानी कि आप में भावात्मक कौशल का विकास होगा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले परसिस्टेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, माने अनुशासन। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप कितने अनुशासित और परसिस्टेंस माने एक ही गति से उस पर लगे रहना इज़ नोन एज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस और सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज पेशेंस यानी धीरज। देन ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस और क्यूरियस, माने आप नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होने चाहिए। आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक अभिवृत्ति। एम्पैथी मतलब दूसरों की तरफ दया की भावना, अगर उनमें कोई डिफरेंसेस हैं जो या आपकी और उनमें, आपके दूसरे समूह के लोगों में और आप में कोई डिफरेंस आपको दिखता है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको पूरी सहानुभूति के साथ एक्सेप्ट करना है। फिर नीटनेस एंड क्लीनलीनेस इन वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से होना चाहिए और जितने भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और जब यूज़ करने के बाद उसका इस्तेमाल जब हो जाए तो उसको रिस्पेक्टफुली एक जगह पे रखना, साफ़ सुथरे ढंग से रखना, यह भी एक कौशल है जो आप जब कोई काम खुद करते हैं, समूह में करते हैं, तब आप इस चीज़ को सीखते हैं। फिर अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, वैल्यूइंग डिफरेंसेस बोथ इन नेचर एंड सोसाइटी, मतलब आपसी जो आपके विविधता है उसको भी हम आदर सहित एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और श्रम को भी हम उतना ही महत्व दें, उतना ही महत्व दें जितना कि दूसरे देते हैं, क्योंकि वह श्रम भी उनके आय का एक जरिया है। मतलब वैल्यूइंग मैनुअल लेबर एंड दोज who earn their living through it,
मतलब जो लोग मेहनत करते हैं, जो लेबर्स हैं, जो अपने हाथों का, अपने फिज़िकली काम करते हैं, मैनुअली काम करते हैं और अर्न करते हैं, उनके भी मूल्यों का, उनके परिश्रम का आदर। तो ये सब आता है आपके अफेक्टिव कॉम्पिटेंसीज में। तो जब आप कोई काम करते हैं तो आप में इन कॉम्पिटेंसीज, तीनों कॉम्पिटेंसीज का विकास होता है। और इन जब जब ऐसे कॉम्पिटेंसीज आप में आती हैं, आप समूह में काम करना सीखते हैं, तो एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे में जो विविधता आप देखते हैं उसका सम्मान करते हैं, और दूसरे जो इस कार्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में भी आप एक सोच विकसित करते हैं। तो अगर हम इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य शिक्षा को अगर हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ग्रुप्स में, सोसाइटी में हम काम करना एक दूसरे के साथ सीखते हैं। और फिर हम जब ये वैल्यूज़ हम में आ जाती हैं, जब ये कॉम्पिटेंसीज़ के थ्रू ये वैल्यूज़ हम में आ जाती हैं, ये मूल्य विकसित होते हैं, तो हमारा चरित्र भी विकसित होता है। चरित्र विकसित होने के कारण हम एक अच्छी पर्सनालिटी में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमारे राष्ट्र के हित में काम करता है और राष्ट्रीय एकीकरण में हमारी सहायता करता है। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हमारे एजुकेशन कमीशन यानी कि शिक्षा आयोग में भी स्थान दिया गया था। 1964-66 की रिपोर्ट में देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि शिक्षा और कार्य की स्वीकृति एकीकृत करने की विधि, work experience. The commission clearly states that work experience is a method of integrating education and work. हमारी जो शिक्षा आयोग की रिपोर्ट है उसमें हम इसके बारे में कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जैसे वर्क एक्सपीरियंस इज़ अ मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग एजुकेशन एंड वर्क, शिक्षा और कार्य को एकीकृत करने की विधि है। फिर it makes the distinction between intellectual and manual work less marked as also the social stratification. इसके आधार पर सामाजिक एक स्तरीकरण के रूप में चिन्हित बौद्धिक और श्रम के बीच के अंतर कम करे जाएंगे। मतलब अगर हम वर्क एक्सपीरियंस को अपने एजुकेशन में सम्मिलित करते हैं, अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, तो शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है ये शिक्षा और कार्य को एकीकृत करेगा। ये सामाजिक स्तरीकरण के जो विभिन्न लेयर्स हैं, जिसमें कि बौद्धिक और श्रम के बीच में जो अंतर, यानी इंटेलेक्चुअल्स और लेबर्स के बीच में जो गैप है, उसको समाप्त करने में मदद करेगा। It could make the entry of youth into the world of work and employment by enabling them to adjust themselves to it. ये जो हमारे युवा हैं उन्हें समायोजित करने के लिए सक्षम करेगा। It could contribute to the increase of national productivity. यह सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगा। It will help in social and national integration. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एजुकेशन रिपोर्ट है, शिक्षा आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें भी वर्क एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवजन्य शिक्षा या अधिगम को महत्व दिया गया था, ताकि हम जो गैप्स हैं, जो शिक्षा और लेबर कार्य के बीच में जो, या श्रम के बीच में जो गैप है, उसको हटाने में, उत्पादकता बढ़ाने में और एकीकरण, सामाजिक और राष्ट्रीय दोनों ही एकीकरण लाने में यह सहायक होगी, ऐसा लिखा गया था। और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए लिखी गई हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए लिखी गई हैं। और ये क्या लिखता है? शिक्षा पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करने
न्याय संगत न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आधार है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन का रोल बताया है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द ह्यूमन पोटेंशियल। Then providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice, equality, scientific advancement, national integration and cultural preservation. सार्वभौमिक शिक्षा भारत के निरंतर आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। यानी कि इनका कहना है कि अगर हम एकीकरण चाहते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण चाहते हैं, तो शिक्षा सबसे ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सबसे ज़्यादा वह मदद करेगी, क्योंकि वह सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक प्रगति लाने में हमारी मदद करेगी। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर डेवलपिंग and maximizing our country's rich talent and resources for the good of the individual, the society, the country and the world. शिक्षा देश की समृद्ध प्रतिभाओं, संसाधनों को देश व दुनिया की भलाई के लिए विकसित करने व बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन को नेशनल इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी एस्पेक्ट पे काम करने के लिए आपको शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एन्जॉयबल एंड एंगेजिंग। अब पाठ्यक्रम में इसको क्या कहा गया, स्कूल में पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र के लिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या कहा गया, शिक्षा सर्वांगीण, आनंददायक व एकीकृत होना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारा करिकुलम और पेडागोजी स्ट्रांग होगी, उतनी ज़्यादा हम इस इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर पाएंगे। In all stages, experiential learning will be adopted, including hands-on learning, arts integrated and sports integrated education, storytelling-based pedagogy, among others, as standard pedagogy within each subject and with exploration of relation among different subjects. यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि अगर हम हर स्टेज पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम को अडॉप्ट करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा। इसके लिए अनुभवात्मक अधिगम जैसे करके सीखना, कला व खेल, एकीकृत कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र जो हर विषय के साथ जोड़ा जाएगा, वह विभिन्न विषयों के साथ संबंधों को भी खोज की जाएगी। छात्र के ठीक है, तो अगर हम इन मेथड्स को जोड़ते हैं अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्टोरी टेलिंग मेथड है, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, इन मेथड्स को भी अगर हम पेडागोजी में इंक्लूड करते हैं तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन नेशनल इंटीग्रेशन। To close the gap in achievement of learning outcomes, classroom transactions will shift towards competency-based learning and education. छात्र के उपलब्धि में अंतर को खत्म करने के लिए कक्षा में योग्यता आधारित सीखने पर बल दिया जाएगा, न कि ज्ञान को आदान प्रदान को महत्व दिया जाएगा। मतलब
सिंपली ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज, जो बैंकिंग सिस्टम हमने समझा था, सिंपल बैंकिंग सिस्टम विल नॉट वर्क, बट देयर शुड बी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें और जो बच्चों के अचीवमेंट में, उपलब्धि में जो डिफरेंसेस आते हैं या गैप दिखता है हमें, वो ख़त्म होता जाएगा। आर्ट इंटीग्रेशन इज़ अ क्रॉस करिकुलर pedagogical approach that utilizes various aspects and forms of art and culture as the basis for learning of concepts across subjects। यहाँ पे कहा गया है कि कला एकीकरण अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण है जो कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का उपयोग कर और अधिगम की अवधारणा को विभिन्न विषयों के साथ स्थापित करता है। मतलब आर्ट्स शुड बी इंक्लूडेड एज अ सब्जेक्ट इन द क्लास as it unites all the social and various cultures that are there in our curriculum। जितने भी डिफरेंसेस हैं सोशली कल्चरली, उनको अगर हम कला जैसा एक कोई विषय अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं दूसरे कल्चर्स के, उसको हम समझ पाएंगे और यह एकीकरण में मदद करेगा। तो मैंने यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एकीकरण और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं इस बार इस पॉलिसी में, उनको आपके लिए रखा है यहाँ पे, जिसके के साथ आप अपने कंसेप्ट को रिलेट कर सकें, उनके बीच में एक संबंध स्थापित कर सकें। तो फाइनली वी कंक्लूड दैट नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए नई तालीम या अनुभवजन्य शिक्षा का अधिगम को महत्व दिया जा रहा है। कला एकीकृत शिक्षा को न केवल मनोरंजन बल्कि भारतीय कला व संस्कृति के एकीकरण का माध्यम बनाते हुए कक्षा में उपयोग किया जाएगा और यह कला एकीकृत दृष्टिकोण शिक्षा और संस्कृति के बीच में संबंधों को मजबूत करेगा। मतलब अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम अडॉप्ट करते हैं तो नई तालीम या एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो हम एक रिलेटिविटी देखना चाहते हैं, जो कि हमारे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है, हमको खुद करके सीखने में मदद करता है, अनुभव लेने में मदद करता है, वो ना केवल हमारे अनुभव को बढ़ाता है बल्कि हमको दूसरे कल्चर्स, दूसरी संस्कृति, दूसरे कलाओं को भी समझने में मदद करता है, उनके प्रति हमारे आदर बढ़ाता है और जिसके के कारण हम एक दूसरे को और ज़्यादा समझते हैं, उनके और ज़्यादा आदर करते हैं और ये हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करता है। तो फिर द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक कैन बी एक्सप्लेन नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू नई तालीम। नई तालीम या अनुभवजन्य शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की व्याख्या करें। एक्सप्लेन नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू नई तालीम, और you can also get a question like explain national integration through experiential learning. That's all. Thank you.